Hello, very good morning to every one of you who has joined us live. My apologies for the delayed internet connection, and right now we are live with you. We were earlier live with you at 9 a.m., but there were some technical glitch in the stream, and that is why we were not able to go live at sharp 9 a.m. Though the problem is resolved now for the day, and we are starting a very energetic, enthusiastic, and very productive session with GK Championship Series for the upcoming CLAT and various law entrance examination. As I can see that many of you has already joined the session. Very good morning to every one of you. Very warm welcome. So we are already in the we have already passed the third week of the December, and we are today in the fourth week. This is going to be the part number 1 of the CLAT current affairs series. Let us start the session. Very good morning. Very good morning. So today we'll be talking about the various important all the law examination specific history, polity, geography, economic, legal, GK and the various current affairs, right? So we start the class with giving the thanks and due credit to all the journalistic source attend. Here is a disclaimer for the same, sir and ma'am. And we in today's newspaper will be discussing about the various important articles of the Hindu, where we will also discuss about the MCQ practices on the same. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू. चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर में हम कल के न्यूज़पेपर की और आज के न्यूज़पेपर की दोनों की एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं. आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू विल बी वेरी माइंडफुल एंड गिविंग द पेशेंट एंड हेड टू दीज ऑल क्लासेस इन टाइमली मैनर. लेट अस स्टार्ट. जापान स्टन्स इंडिया एंटर्स द फिनाले. सो यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन गोज डाउन बाय द 3-5 इन द लास्ट 4 क्लैश. तो यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वो हैं अभी हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में ओलंपिक्स में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पता होना चाहिए आपको. अभी हाल ही में 3-5 से इसको हराया है जापान ने सेमीफाइनल्स के अंदर. कौन से के अंदर? एशियन चैंपियनशिप. कौन सा चल रहा है सर? अभी एशियन हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है मेंस, ठीक है ना. तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट के अंदर बेसिकली इंडिया को यहाँ पे हराया है सेमीफाइनल्स के अंदर, ठीक है ना. So India is out of the Asian Championship right now. That has to be in mind. India was the overwhelmingly favorite before start of the match after having the thrashed by the Japan 6-0 in its last round robin match, and also head-to-head record, but the Japanese had the other plan. So overall कुल मिलाकर के यहाँ पे अभी ढाका के अंदर बांग्लादेश के अंदर एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें इंडिया फिनाले से बाहर आ चुका है. That is the news that we are supposed to remember. मूविंग फॉरवर्ड, देखिए थोड़े दिनों पहले हमने एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट सी पढ़ी थी यहाँ पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि सर जो आपका यूएसए है, यूएसए ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए. क्या लगाए? सैंक्शंस, मतलब प्रतिबंध, मतलब कुछ मिलिट्री कुछ इकोनॉमिक चीज़ों के अंदर बेसिकली उनके ऊपर रोक लगा दी जाती. दे विल नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट और डू द बिजनेस एज यूजुअल, राइट. सो चाइना ने भी रिटेलिएशन किया. चाइना ने भी जो है अमेरिका के ऊपर क्या लगाया? सैंक्शंस लगा दिए. वो कहते हैं ना कि दरवाजा एक तरफ से बंद नहीं होता, कुंडी दूसरी तरफ से भी लग सकती है. तो इन्होंने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए और चाइना ने उल्टा इनके ऊपर वापस सैंक्शन लगा दिया अमेरिका के ऊपर, यूएसए के ऊपर, ठीक है ना. सो यूएस ऑफिशियल्स जो भी हैं, है ना, वो जैसे जैसे जिनजियांग प्रोविंस, कल हमने बताया था उइगुर मुस्लिम्स के बारे में क्या सीखा था हमने, उइगुर मुस्लिम्स के बारे में, और उनकी जो भी आपके पास में सिचुएशन चल रही थी, है ना, कैसे डिटेंशन कैंप में हैं और क्या सिचुएशन उनकी चल रही है. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट टुडे एज वेल. बट अभी यहाँ पे नया इवेंट क्या अनफोल्ड हो रहा है? चाइना ने रिटेलिएशन किया है, सैंक्शंस लगाए, अनाउंसमेंट करते हैं कि 4 मेंबर जो है यूएस गवर्नमेंट कमीशन के, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अंदर बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर चाइना रिटेलिएट करता है और पेनल्टी इंपोज करता है चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर कंप्लेन करने के लिए और अब्यूज करने के लिए. क्या हमने जिनजियांग प्रोविंस के अंदर कहीं न कहीं अब्यूज किया. सो फॉर दैट दे आर बेसिकली ब्लेमिंग कि सर हमारे ऊपर बेसिकली आरोप कैसे लगा दिया आपने, तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे. तो ये तो वाली बात हो गई कि अगर जैसे कोई यहाँ पे पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ के लाता है, तो उल्टा चोर जो है वही कोतवाल को, मतलब पुलिस वाले को डांटने लग जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चोरी करते हुए पकड़ने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई मैंने मर्डर किया तो पकड़ने की, ठीक है ना. सो यहाँ पे चाइना वापस रिटेलिएट करता है. देखते हैं आगे क्या चलता है. वॉशिंगटन हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ द फ्रॉम द रीजन दैट माइट बी मेड ऑफ द फोर्स लेबर. अभी अमेरिका ने क्या किया है कि इस जिनजियांग प्रोविंस से इन उइगुर मुस्लिम्स के द्वारा फोर्स लेबर
कराई जा रही है, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, बॉन्डेज लेबर कराया जा रहा है। इनसे जो चीजें बनवाई जा रही हैं, कह रहे हैं वॉशिंगटन मतलब अमेरिका की बात कर रहे हैं कि इन्होंने इसका इंपोर्ट ही रोक दिया, ऑल टुगेदर इसका इंपोर्ट अभी रोक दिया जाएगा। मींस अमेरिका विल नो मोर बी बाइंग एनी मटेरियल मेड फ्रॉम द जिनजियांग, है ना, जिनजियांग से बना हुआ कोई भी मटेरियल अमेरिका नहीं खरीदने वाला है। यह पॉइंट भी क्लियर हो गया सर हमारे पास में, ठीक है ना। apart from it while the activists are calling the boycott of the February Winter Olympics, और यहाँ पे फरवरी 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं चाइना के अंदर। इंडिया और रशिया है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर अमेरिका कह रहा है कहीं ना कहीं बॉयकॉट करो, यूके बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर चाइना हैज डिनाइड द एक्यूजेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अर्लियर रिटेलिएटेड बाय पब्लिसाइजिंग कॉल्स ऑफ द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन शू एंड द क्लोथिंग ब्रांड्स। इन्होंने ये भी कहा था कि सर हमने कोई भी जिनजियांग प्रोविंस में किसी को भी अब्यूज़ नहीं किया है और किसी भी राइट्स की यहाँ पे हमने हनन नहीं किया। सो वाई यू आर बेसिकली स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग दिस। तो यहाँ पे बॉयकॉट के बारे में बात की जा सकती है। जो चेयरवुमन है, जो 3 मेंबर्स ऑफ द यूएस पैनल आर बार्ड फ्रॉम द विजिटिंग मेनलैंड चाइना, इनको जो है चाइना को विजिट करने से रोक दिया गया है, हांगकांग को विजिट करने से, मकाओ को विजिट करने से रोक दिया गया है। एनी एसेट दे हैव इन द कंट्री विल बी फ्रोजन, उनके कोई भी चाइना या चाइना से रिलेटेड कोई भी कंट्री जैसे मकाओ, हांगकांग के अंदर कोई एसेट्स है उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है जाओ लिजियान, उन्होंने यह स्टेटमेंट में बताया है कि सर जिस यूएस पैनल, देखिए यूएस का पैनल क्या था, याद रखेंगे यूएस गवर्नमेंट का एक पैनल कमीशन है, तो कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, CIRF क्या है, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या लिखा है आपने, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। और इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे चाइना पे। अभी चाइना ने इसी कमीशन को ही वापस सैंक्शन कर दिया है कि भैया तुम्हारी रिपोर्ट के कारण हम पे सैंक्शन लगाए, ये लो तुम और तुम्हारे जो भी चेयरमैन हैं और बाकी के जो मेंबर्स हैं, मैं उन पे सैंक्शन लगाता हूँ, आप चाइना विजिट नहीं कर पाओगे, आपके सारे जो भी एसेट्स, जो भी संपत्ति होगी चाइना में, वह भी हम ले लेंगे, ठीक है, फ्रीज कर दी जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो चेयरवुमन है नेशनल, इनका नाम क्या है, नेडाइन माइंजा, और डेप्यूटी चेयरमैन जो है नूरी टर्किल, एंड द मेंबर जो है अनुरिमा भार्गव, और यहाँ पे हैं जेम्स कार, मिस्टर जाओ गेव एन इंडिकेशन वेदर दे हैव एसेट्स इन इंडिया, एसेट्स इन चाइना। चाइना इज थ्रेटन टू रिटेलिएट आफ्टर द यूएस ट्रेजरी अनाउंस द सैंक्शन। अच्छा, CIRF की रिपोर्ट के बाद में अमेरिका की एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है ना। तो उन्होंने बेसिकली जो वित्त मंत्रालय की तरह वहाँ पे काम करता है, ट्रेजरी मतलब एक तरीके का वित्त मंत्रालय अमेरिका का, तो इन्होंने बेसिकली जो है सैंक्शंस लगाए हैं अभी 10 दिसंबर को, मतलब आज 22 तारीख हुई, आज से 12 दिन पहले सैंक्शन लगाए गए चाइना के ऊपर, ठीक है ना। 2 ऑफिशियल अक्यूज्ड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द रिप्रेशन ऑफ द उइगुर एंड द मोस्टली मुस्लिम माइनॉरिटीज इन जिनजियांग। बीजिंग इज अक्यूज्ड ऑफ द मास डिटेंशन। बीजिंग के ऊपर आरोप क्या लगा है कि सर आपने लाखों की तादाद में लोगों को मास डिटेंशन कर रखा है, फोर्स अबॉर्शन करवा रहे हो लोगों के, जनसंख्या कंट्रोल करवा रहे हैं ये लोग उइगुर मुस्लिम्स की। तो जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उनका फोर्सफुली यहाँ पे अबॉर्शन चल रहा है सर, राइट। सो दिस इज वेरी अनएथिकल इन अ वे, राइट, रिप्रेशन हो रहा है इनका। देन यूएस ट्रेजरी सैंक्शन लगाती है आपके पास में। द ट्रेजरी टारगेटेड द शोहरत जाकिर, चेयरमैन ऑफ रीजन्स गवर्नमेंट फ्रॉम 2018 अंटिल दिस ईयर, एंड आर्केन तंजियाज who hold the position now and previously was deputy chairman। तो जो इस जिनजियांग प्रोविंस के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली यहाँ पे रूल कर रहे हैं लोग, उन दोनों के ऊपर सैंक्शन लगाए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। यूनाइटेड स्टेट शुड विड्रॉ द सो कॉल्ड सैंक्शन एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन जिनजियांग अफेयर्स इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। तो यहाँ पे जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका को हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। चाइना विल मेक द फर्दर रेस्पॉन्स इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने कहा कि चाइना भी अपने अनुसार वापस रिटेलिएट कर पाएगा, ठीक है ना। तो उइगुर मुस्लिम्स के बारे में याद रखेंगे, जिनजियांग प्रोविंस के बारे में याद रखेंगे, CIRF के बारे में याद रखेंगे, इनके चेयरवुमन का नाम याद रख सकते हैं, विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे याद आने वाली है वो याद रख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक और चीज़ के बारे में जो आप याद रख सकते हैं वो है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ऑलराइट दोस्तों, इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चंस बने हैं आपके, मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आर बीन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इवेंट। अब क्लियर, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, एक अभी हाल ही में नया बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर। एक बिल क्या है आया है आपके पास में कि जो भी आपका इलेक्टोरल रोल है, मतलब आपका एक तरीके से मैं कह दूं कि जो वोटर कार्ड है, जो आपकी वोटर आईडी है, इस वोटर आईडी को किससे कनेक्ट किया जाना है,
आधार से अभी तक तो ये ऑप्शनल है, ये क्या है अभी तक ऑप्शनल है, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है कि यह ऑप्शनल नहीं रहेगा। अगर यह कानून बन जाता है, इफ दिस इज बिंग फ्रेम्ड इन अ लॉ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, वंस इट इज फ्रेम्ड इन अ लॉ, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहां पे अभी पार्लियामेंट ऑन द डे पार्लियामेंट पास द बिल लिंकिंग द इलेक्टोरल रोल विद आधार, द प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, the government sources on the Tuesday said political parties including the Congress has called for the linking। कह रहे हैं कि सर अभी बीजेपी ने यही बिल लेकर आया कि सर वोटर आईडी मतलब इलेक्टोरल रोल्स को आधार से कनेक्ट कर दो, कि सर बीजेपी नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी यही चाहती थी आपके पास में, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन हेल्ड अ मीटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्कस द रिफॉर्म्स। 2018 में एक पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज किया था, दैट डे लिस्टेड आउट द टॉपिक्स डिस्कस्ड इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल parties urged the commission to link Aadhaar numbers with electoral details for better electoral roll management। मध्य प्रदेश यूनिट जो है कांग्रेस की, उन्होंने भी अर्ज किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2018 के अंदर कि आप यहाँ पे जो है रिवर करें जो लिस्ट है वोटर्स की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फेक वोटर्स सामने आ रहे हैं असेंबली पोल्स के अंदर। तो यहाँ पे अभी हाल में लॉ मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू जी, इन्होंने जो है डिस्कशन के अंदर यहाँ पे कहा है कि जो इलेक्शन लॉज में जो अमेंडमेंट बिल आया है 2021 का राज्यसभा में, यहाँ पे ऑपोजिशन डू नॉट हैव द बेसिस टू प्रोटेस्ट द बिल, के ऑपोजिशन के पास कोई बेस नहीं है इस बिल का प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली जो डिमांड की थी कांग्रेस ने कि आधार को लिंक किया जाए वोटर डेटाबेस के साथ में, वह हम करने वाले हैं। तो इन अ वे बेसिकली एक नया बिल आया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगली इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एल्बिनो फ्लैपशेल के बारे में, है ना। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का टर्टल है। क्या है यह, इट इज अ टर्टल, याद रखेंगे। और ये पाया कहाँ जाता है आपके पास में, तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अंदर, तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह टर्टल पाया जाता है। तो चांस एनकाउंटर विद रेयर स्पीसीज, तो एक रेयर स्पीसीज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एल्बिनो का क्या मतलब होता है, जिसका बेसिकली जो कलरलेस है, कई होते कि नहीं होते जिनकी स्किन के अंदर कोई ब्लैक या फिर कोई दूसरा जो स्किन टोन नहीं होता, उनको अपन कहते हैं ना एल्बिनो कलर है सर इसके अंदर, एल्बिनो। वैसे ही यहाँ पे जो फ्लैपशेल टर्टल्स, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, उनमें भी एक रेयर स्पीसीज है एल्बिनो, है ना, जिनके अंदर रंग नहीं होता, कलर नहीं होता, वो इस तरीके से दिखते एकदम, है ना, इनसाइड द फॉरेस्ट ऑफ द तेलंगाना। सो यहाँ पे रूटीन बर्डिंग ट्रिप के ऊपर जो है सिरनापल्ली फॉरेस्ट में तेलंगाना के निजामाबाद के अंदर कुछ रिसर्चर्स, माउंटेनियर्स को और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ रेयर स्पीसीज फाउंड हुई हैं, एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, ठीक है ना। एंड he is delighted confirmation from the scientific authorities and also details about the species and the habitat, है ना। तो काफ़ी यहाँ पे थ्रिल है आपके पास में, अगर ये पूछा जाए आपके पास में एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल क्या भारत में पाया जाता है, यस इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया सर। किस एरिया में है, तेलंगाना एरिया के अंदर है सर, ठीक है ना सर। तो ये आपके पास में फर्स्ट एल्बिनो है जिसको यहाँ पे फर्स्ट एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल इन अगस्त दिस ईयर यहाँ पे जो है सिरनापल्ली फॉरेस्ट के अंदर इसको यहाँ पे स्पॉट किया गया था। काफ़ी यहाँ पे रिसर्चर्स का इंटरेस्ट भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है अभी, और काफ़ी आफ्टर द शूटिंग ऑफ द फ्यू शॉट्स यहाँ पे जो सन वॉज सेटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें, बाकी की सारी स्टोरी दे रखी है आपके पास में। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, स्पीसीज ऑफ द एल्बिनो फ्लैपशेल टर्टल, है ना। तो दैट्स इट। तो ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है जो देखने को मिलती हैं, और याद रखना आपके एग्जाम में रेयर, यूनिक, रिसेंट, लास्ट, फर्स्ट, है ना, एक्सेप्शन, एग्जेम्पशन, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टर्टल पे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर है सर हाउस पैनल टू रिव्यू द बिल ऑन रेजिंग मैरिज एज ऑफ द विमेन, है ना। तो अपना जो हाउस पैनल है यह क्या कर रहा है, एक बिल को रिव्यू कर रहे हैं। क्या हमने देखा था 2-4 दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी दोस्तों, और उस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा था, उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि हमारे हिंदू मैरिज जो बिल है, हिंदू मैरिज कोड जो है, उसमें महिलाओं के जो मैरिज एज जो मिनिमम 18 है उसको इंक्रीज करके 21 किया जाना चाहिए, कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया था, ठीक है सर। अब उसके भी आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर 75 ईयर्स लेट इन प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स टू द विमेन, सेज द ईरानी। क्योंकि मेल्स की मैरिज एज है 21 और फीमेल्स की है 18। अब फीमेल्स की भी मैरिज एज जो है 21 करनी है,
एंड इट्स बिन 75 ईयर्स, मतलब आज़ादी के बाद से जो हमने यहाँ पे पर्सनल लॉज इनेक्ट किए उसमें हमेशा यहाँ पे एज डिफरेंस रहा है। तो वाई देर इज एज डिफरेंस? तो स्मृति ईरानी जी कहते हैं कि एज ऑफ द मैरिज शुड बी, देखिए अगली स्लाइड में देखो अच्छे से, द एज ऑफ द मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियंस, caste, creed, overriding any customs, law that seeks to discriminate against the women। तो अभी जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, वो कौन है? स्मृति ईरानी जी। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो एज और मैरिज है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होने चाहिए सब धर्मों में, सब जातियों में, सब क्रीड में, है ना, सब कस्टम और सब लॉज में। देयर शुड बी यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ द मेल एंड विमेन काउंटर पार्ट। ये बिल्कुल सही बात है सर, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी गलत इसमें स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ओवरऑल जो है इस बिल की यहाँ पे बात की जा रही है कि लोकसभा ने यहाँ पे ये बिल जो है लोकसभा on Tuesday sent the bill which seeks to raise the age of marriage for women to the 21 to a standing committee। तो ये बिल अभी जो है एक स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जा चुका है, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमिटी, मिनिस्टर जो भी हैं आपके विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, इन्होंने कहा है कि जो ये बिल आया है आपके पास में ये यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा अक्रॉस ऑल रिलीजियस एंड कम्युनिटीज। द एज ऑफ द मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड, ओवरराइडिंग any customs law that seeks to discriminate against the women। तो यहाँ पे ईरानी said introducing the prohibition of the child marriage amendment bill। तो यहाँ पे जो है एक नया बिल आया है, बिल का नाम क्या है? चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो यश, देवेश, ऋषिका, प्राची, क्या इस चीज़ के बारे में हम लोग नॉलेज रख सकते हैं? कैन यू प्लीज़ हैव द नॉलेज अबाउट दिस? तो इस बिल के बारे में बात करते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि इट विल ऑल्सो अमेंड क्रिश्चियन मैरिज अमेंडमेंट एक्ट, है ना। ये एक्ट किस किस को बदल रहा है? एक है क्रिश्चियन मैरिज अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब इसमें भी 21 साल की होगी मिनिमम एज। फिर एक है पारसी मैरिज और आपके पास में है डाइवोर्स एक्ट। क्या है? एक डाइवोर्स एक्ट, है ना। फिर है आपके पास में मुस्लिम लॉ एक्ट, मुस्लिम लॉ एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का। एक है आपके पास में स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है ना। फिर एक है हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है ना। फिर आपके पास में एक फॉरेन मैरिज एक्ट है। इन सभी एक्ट के अंदर मिनिमम एज ऑफ अ गर्ल टू मैरी विल बी 21 ईयर। ये इन सभी एक्ट्स में श्रुति जी, प्राची जी, देवेश जी, यश भाई, इन सभी के अंदर अमेंडमेंट लाने वाला है। तो ये पता होना चाहिए, वी आर इन आवर डेमोक्रेसी सिंस 75 ईयर, 75 साल से भारत में डेमोक्रेसी है, पर इक्वल राइट नहीं है मेल और वीमेंस को। तो मेल को और वीमेंस को, है ना, जो हैं दोनों को इक्वल राइट्स तो होनी चाहिए मैट्रिमोनियल मैटर्स के ऊपर। तो व्हेन दे आर एंटरिंग द मैट्रिमनी, तो व्हाई वीमेन शुड बी यंगर, राइट। सर फिर क्या प्रॉब्लम है? हम तो लोकसभा का बिल राज्यसभा को देते हैं, देन वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी क्यों सर? स्क्रूटनी के लिए। देखिए हमेशा याद रखना कि पार्लियामेंट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, principle of accountability। Not only the governments, means the party in the power or the minister in charge, rather the opinion of the other experts and the opposition and the all the diverse fora they are represented in parliament by the various factions and the committees and the representation, it is equally important। It is equally important. That is why we do have the standing committees, we do have the various other committees which play a very crucial and a pivotal role in establishing the Indian democracy in a letter and spirit। Getting it, Mr. Yash? I want to hear back from you so that you will understand that though sir we have a process of Lok Sabha, we have a process of Rajya Sabha, then bill goes to president, he signs it and the bill becomes an act, and by gazette notification we enforce it, right, we enforce it, है ना। बट जो कहना आसान है, लोकसभा ने पास कर दिया, कैसे पास कर दिया? इसमें कुछ एज बिल आया है, इस बिल में कुछ पॉजिटिव कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ चीज़ें नेगेटिव लगती हैं वो हटाई जा सकती हैं, कुछ एडिटिंग की जा सकती है, कुछ नए प्रपोजल ऐड हो सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी जो है आपके पास में 7 लॉज में अमेंडमेंट करने का कहा है। ऑल दी 7 लॉज, क्रिश्चियन, पारसी, डाइवर्स, मुस्लिम, है ना। तो जो भी आपके पास में ये स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, फॉरेन मैरिज एक्ट हो गया, मैरिज एक्ट में, डाइवोर्स एक्ट में, है ना, अलग अलग लॉज के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग विल बी अमेंडेड, राइट। तो
आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेलिएशन वापस आ सकता है? देयर मे बी सम रिटेलिएशन इन द फ्यूचर एज वेल. सो वो रिटेलिएशन उस वक्त ना हो, इसीलिए इट शुड बी वेरी वेल थॉट, इट शुड बी वेरी वेल मेडिटेटेड अटेम्प्ट एट फर्स्ट itself, and that is why we send it to the standing committees, where not only the Lok Sabhas, the party in the power, but also the other opposition's views and the minority parties' views are also been considered, and they have been sent with the proposal of amendment and proposal of passing or not passing the bill. Getting it? दो द बिल, यहाँ पे खाली अकाउंटेबिलिटी की बात की जाएगी. ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बात करते हैं. तो यह चीज़ समझ में आ गई. तो ऑपोजिशन भी कुछ इसमें रोल रहता है. जैसे यहाँ पे जो हैं मुस्लिम्स, वो नहीं चाहते, क्योंकि मुस्लिम्स में बेसिकली क्या है, जैसे कि आपके मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है ना, उसके अंतर्गत बेसिकली क्या बताया गया है कि जो मैरिज है वो मुस्लिम समाज के अंदर महिला को मेजर है ना, कहता है कि मेजर एंड माइनर, यही तो है ना. अभी हम कह रहे हैं कि सर 18 साल का है हिंदू के अंदर तो वह मेजर है, अदरवाइज वो माइनर है अगर 18 से कम है तो. पर मैरिज एक्ट, मैरिज एज जो मुस्लिम समाज में क्या मानी जाती है, इट इज रिलेटेड टू द प्यूबर्टी, वयस्कता जिसको कहते हैं, है ना. तो वंस अ गर्ल और बॉय रीचेज द प्यूबर्टी, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट मैरिज. सो प्यूबर्टी बेसिकली इट इज वॉट राइट द एज ऑफ द 12, 14 एंड 15 ऑलमोस्ट, राइट. दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, राइट. सो यहाँ पे इस एज को वो लोग कह रहे हैं कि दैट इज लीगल एज. सो अगर इस एज को उठा करके ये लोग 18 साल की जगह 18 भी नहीं, अभी सीधा 21 साल कर देंगे, तो सोचो कहाँ 14 साल और 21 साल, सीधा 7 साल का गैप है. तो इसी के ऊपर जो मोहम्मद बशीर है ना, जो पर्टिकुलरली यहाँ पे कहते हैं दिस बिल विल हैव अ फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज इन द कंट्री, इट इज एन अटैक ऑन द पर्सनल लॉज. ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है उस पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है ना, और हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अटैक किया जा रहा है कंट्री के ऊपर, ठीक है नेहा जी. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सारी की सारी बताई जा रही है. वाई द रेज ऑफ द, और यहाँ पे एक आपने एक लीडर का नाम सुना होगा, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बताया है वाई रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 21 व्हेन 18 ईयर ओल्ड कैन चूज अ पीएम. कह रहे हैं 18 साल में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हो, तो बोल रहे आपको हस्बैंड चूज करने के लिए 21 साल की एज के चाहिए. देखो सर इनके क्या बोलते हैं अपन ओपिनियन, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, opinions are very important. Opinions teaches us the diversity. Opinions basically teaches us not only the diversity but also the different opinions which can be brought into the discussion with the rationality and can be concluded in the light of the legality. ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि जब 18 साल की उम्र में एक आदमी को वोट का अधिकार मिलता है, तो why not a person should also have this right, है ना, कि उसको 18 साल की उम्र में शादी का राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए. ठीक है ना. फिर कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र में वो कोई लिव इन में भी रह सकते हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो मैरिज की एज 21 क्यों करनी है आपको. ठीक है ना. यार द वैलिड लीगल, क्योंकि ये भाई साहब भी वकील है, अपने आप में लॉयर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं. लेट अस अंडरस्टैंड, फाइन, इट इज़ ओके. वी एज अ लॉ एस्पिरेंट्स आर ऑलवेज monumenting the patience in our persona. We are supposed to basically not only follow these things, but also we have to learn from these things, these people. Here the personality minister herself, or the opposition itself, or the various other regional political parties, whatever opinion they possess, sometime it will be legal, sometime it will be very emotional, sometime it will be very blatant opinion, but what you are supposed to do, you should be mindful of the same, you should be taking the fact and concept out of it, and you should always catch the bull, don't beat around the bushes, and move forward wherever necessary. This bill is still in the Lok Sabha, it has been sent to the standing party, it will be passed sooner or later, it will be sent to Rajya Sabha will be amending or will be passing it, then it will be moving to the president, and once it is passed by president, it is the time scale of around 4 to 6 months when it may become an act. Let us see how far reaching effect it does hold. So I'll definitely be reporting on the same to you in a sooner or later time period. Moving forward, here you must have heard of the Delimitation Commission. You must have heard of the Delimitation Commission in the Jammu and Kashmir, right? So you must be knowing that Delimitation Commission has been set up in the Jammu and Kashmir. ठीक है ना. और यहाँ पे किसकी अध्यक्षता के अंदर ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था. यहाँ पे हैं जस्टिस, नाम लिख लो, जस्टिस रंजना देसाई, ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई.
इनकी अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन पैनल बनाया जाता है, एक कमीशन बनाया जाता है। ये कहता है कि जम्मू को 6 एडिशनल सीट्स मिलनी चाहिए और कश्मीर को जो है 1 एडिशनल सीट्स मिलनी चाहिए। मतलब सीट्स में यहाँ पे बढ़ोतरी की बात की जा रही है, सीट्स में यहाँ पे बढ़ोतरी की बात की जा रही है। आइए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 6 सीट्स को बढ़ाया गया है, जबकि कश्मीर के अंदर 1 सीट को बढ़ाया गया है, ठीक है ना, 1 फॉर द कश्मीर। बिसाइड्स रिजर्विंग द 16 सीट्स फॉर द SC ST, 16 सीट जो हैं वह SC शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखी गई हैं इन द यूनियन टेरिटरी, ट्रिगरिंग द शार्प रिएक्शंस फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। कश्मीर डिवीजन करंटली एज द 46 एंड जम्मू एज द 37। तो यहाँ पे जो हैं कश्मीर के पास में अभी क्या है, आपके पास में 46 और जम्मू के पास में 37 सीट्स हैं। सर अगर जम्मू की 6 सीट्स बढ़ा दी जाएगी, है ना, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता ये कश्मीर के एट पार आ जाएगा, और उसमें भी 16 सीट रिजर्व कर दी SC और ST के लिए। तो यहाँ पे लोगों को वो रास नहीं आ रहा है कि सर हमारे जो पॉलिटिकल सीट्स हैं उसमें फेराबेली कर दी गई हैं। तो यहाँ पे कमीशन वॉज हेडेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई and met the 5 associate members, 2 MPs from the BJP and the 3 from the National Conference, है ना। और National Conference had earlier boycotted the commission। पहले तो जो National Conference जो है ना, महमूदा मुफ्ती और ये इन लोगों ने कहा था कि कमीशन जो है, जस्टिस रंजना कमीशन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन है, हमको भाया नहीं भैया, हम तो इसको बॉयकॉट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट इट। देखिए डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब बाउंड्री। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जैसे MP के इलेक्शन के लिए, MLA के इलेक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, आपके पास में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए होता है। जैसे कि आप मिस्टर गुप्ता या शर्मा जी या वर्मा जी या सिंह जी, जो भी जहां से भी मेरे को अभी सुन रहे हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, है ना। यहां से एक MP को इलेक्ट किया जाता है, एक MLA को इलेक्ट किया जाता है, हाँ या ना। ऐसा तो नहीं जैसे हम मान सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां से एक MP उठ के आ रहा है, ठीक है ना, दूसरा एरिया है इतना बड़ा है और यहां से भी एक MP उठ के आ रहा है। तो यह जोग्राफिकल एरिया के बेस के ऊपर नहीं है, यह पॉपुलेशन के बेस पे डन किया जाता है। किसके बेस पे डन किया जाता है दोस्तों? इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। सपोज सर मेरे पास में यहाँ पे ही 50,000 पॉपुलेशन इतने छोटे एरिया में मिल गई, तो मैं यहीं पे ही बेसिकली एक MP की सीट रख दूंगा। जबकि यह एरिया है, दिस एरिया इज हैविंग द लेसर पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे लोग जो है बहुत ही दूर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरे को लार्जर एरिया लगेगा एक MP की सीट को यहाँ मेंटेन करने के लिए। क्या यह समझ में आया आपके सामने? जिसको हिंदी में आलोक जी बिल्कुल सही कहा आपने, परिसीमन भी कहा जाता है, डिलिमिटेशन भी कहा जाता है। जब भी हमारी सेंसस होती है, जनगणना होती है, तब हमारे पास में नया पॉपुलेशन डेटा आता है। हर सेंसस के बाद में यहां पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आपके पास में यहां पे हर सेंसस के बाद में पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है और उस डिलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। और ये डिलिमिटेशन कमीशन राष्ट्रपति की आज्ञा के अनुसार इलेक्शन कमीशन के साथ में काम करता है। किसके साथ में काम करता है? इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही तो जरूरत होती है ना कि सर मेरे को MP और MLA के इलेक्शंस करवाने, MP MLA के इलेक्शंस कराने, तो उसका निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, किस किस एरिया में इलेक्शन होंगे, जैसे राजस्थान में कितनी सीट होगी, जम्मू कश्मीर में कितनी सीट होगी, कितनी रिजर्व होगी, कौन से डिवीजन में कितनी जाएगी, किस जिले से कितने MP और MLA आएंगे, यह निर्धारित करने का काम मेरे भाई यश गुप्ता डिलिमिटेशन कमीशन करता है। इट लिमिट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसकी लिमिटेशन, उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। क्या यह समझ में आया? क्या यह समझ में आया मिस्टर यश? सो आई हैव लिबर्टी टू मूव अहेड इन द क्लास सो दैट माई स्टूडेंट्स लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी एफिशिएंट वे। ऑलराइट, आगे बढ़े। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली विल मूव फॉरवर्ड इन द सेम। राइट, ओके, चलिए, तो यह पॉइंट स्टूडेंट्स को समझ में आया है अच्छे से। तो यहाँ पे कमीशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द डिस्ट्रिक्ट वेयर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल बी रिजर्व्ड। इट टोल्ड द एसोसिएट मेंबर्स दैट 2011 सेंसस वाज द बेसिस। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन आया है, इसके लिए जो जनगणना यूज की गई वो 2011 की सेंसस है, ना कि जैसे मेरे भाई ने 2002 की सेंसस का अभी लिखा एक जन ने कॉमेंट में, आलोक जी, वह हमारे अदर स्टेट्स पे अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर ये स्टेट स्पेसिफिक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है और ये 2011 की जनगणना को यूज करने वाला है, ठीक है ना।
यह 2011 की जनगणना से यूज में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह याद रख लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी है? कश्मीर डिवीजन की जनसंख्या देखिए, कश्मीर की जनसंख्या लगभग है 68 लाख, और जम्मू की जनसंख्या कितनी है आपके पास में? लगभग 53 लाख। ठीक है ना। ओवरऑल दोनों का मिला करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 1.2 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ के करीब की जनसंख्या है आपकी जम्मू कश्मीर की। ड्राफ्ट प्रपोजल यहां पे आया है कि 9 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाएगी शेड्यूल ट्राइब के लिए, 7 फॉर द शेड्यूल कास्ट। जम्मू कश्मीर विल नाउ हैव द 90 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर में अब टोटल मिलाकर के क्या होगी? J&K के अंदर 90 मेंबर्स होंगे। किसके अंदर सर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें 90 मेंबर्स होने वाले हैं। ठीक है ना। शुरुआत में ये कितने थे? शुरुआत में ये थे 87 से बेसिकली इसमें परिवर्तन करके अभी 90 किया गया। इसमें 3 जो है सीट्स वो एड ऑन की गई हैं दोस्तों, यह याद रख सकेंगे। ठीक है ना। प्रियर टू द सेंटर्स डिसीजन टू द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन। अब है यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल मसूदी। यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी जो है हसन मसूदी, हु अटेंडेड द मीटिंग, टर्म द प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल। वो कह रहे हैं कि ये तो हमको एक्सेप्टेड ही नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, वी शैल सबमिट और रिपोर्ट टू डिटेल वेरी सून एज द प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। There is already a Supreme Court ruling granting the status quo regarding to the delimitation. If the Commission prepared the draft based on 2011 census, it will be unconstitutional. The Commission assured the exercise will be carried out as per the ruling. पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे रखी है कि सर ओल्ड जो सेंसस है उसके हिसाब से बेसिकली हम जम्मू कश्मीर की क्या करने वाले हैं? डिलिमिटेशन करने वाले हैं। पर अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन आया है ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता के अंदर, उन्होंने 2011 के डेटा के ऊपर से बेसिकली क्या ली? क्योंकि जब सर जनसंख्या बढ़ गई है तो हमारे पास में रियल पिक्चर होती है ना कि सर अभी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है आपके स्टेट का, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हमको बेसिकली क्या करना होता है। यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है ना। क्योंकि मैंने जब अभी बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेस के ऊपर अपन को नहीं सीट्स देनी होती है। एमपी एमएलए की सीट्स का डिलिमिटेशन, निर्वाचन क्षेत्र की सीट का परिसीमन जो होता है वह जनसंख्या के बेस पे होता है, पॉपुलेशन के बेस के ऊपर होता है, ना कि ज्योग्राफी के या फिर क्षेत्रफल के बेस पे, है ना। तो यह भी हम याद रख सकते हैं। सर लद्दाख में पॉपुलेशन क्या है? लद्दाख में लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी नाउ एंड इट हैज़ अ वेरी लेस पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन नहीं है लद्दाख तो भाई बेसिकली एक मैं बताऊं तो आपके पास में एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है लेह लद्दाख करगिल और ये, ठीक है ना। और लेह लद्दाख और करगिल के अंदर पॉपुलेशन जो है आपके पास में ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ नॉट पॉपुलेशन मच, है ना। देखिए पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एज ऑफ नाउ 2021 के अंदर लगभग 2 से 3 लाख के बीच की पॉपुलेशन बताई जा रही है। 2.9 बताया जा रहा है गूगल के ऊपर, है ना। सो आई जस्ट सर्च इट ऑन द गूगल ओनली बिकॉज ये सारा डेटा ऐसा है कि हर राज्य हर यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन आई बिलीव मेरे जैसे टीचर को तो याद नहीं रहती भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि मैं फैक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है ये आदमी को बहुत ही परेशान करता है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, कैन वी मूव अहेड। चलिए तो यहाँ पे देखिए अभी भी पार्लियामेंट के अंदर है, हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं आए। पार्लियामेंट क्या कह रही है अपन को? यहाँ पे जो ये लॉ मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू ये क्या कह रहे हैं? द ऑपोजिशन हैज नॉट अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल, इट विल मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर क्रेडिबल। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर ये फेक वोट डल गए, ये फेक वोटर थे, बीजेपी कभी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस कभी बीजेपी पे आरोप लगाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो इलेक्शन वोटर आईडी है उस वोटर आईडी को किससे? आधार के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। द बिल इज इन कंसेंस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, करेक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसी के आधार पे यह बिल है। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ तो नहीं है। बाय लिंकिंग इट विद द इलेक्टोरल प्रोसेस वी आर पोटेंशियली गिविंग वोटिंग राइट्स टू द नॉन सिटीजन। बिल्कुल सही कहा सर आपने, कांग्रेस के लीडर है शशि थरूर जी, इनकी भी देखिए। इसीलिए कहता हूं कि आदमी किताबों से नहीं, आदमी जो है आदमी से सीखता है ना। सो वी लर्न बाय द पीपल एंड द पर्सनैलिटी मोर देन वी लर्न बाय द बुक्स, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द बुक्स। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा सा आर्ग्यूमेंट रखा है आपके सामने, है ना। सो शशि थरूर जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है हमारे देश के अंदर, बेसिकली कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी रह चुके हैं, अभी ये ऑपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सर आधार जो है यह सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सिटीजनशिप का प्रूफ क्या? अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप नागरिक हो, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप नागरिक हो। बात तो सही है सर। अगर आप आधार को वोटर आईडी के साथ कनेक्ट कर दोगे
तो ये कह रहे हैं क्या आप जिन जिन लोगों के पास आधार है उनको वोटर आईडी देने वाले हो, और जिन जिन लोगों के पास में वोटर आईडीज है उनको आधार से कनेक्ट करने वाले हो। तो इसका तो एक मतलब हो गया कि वोटर आईडी और आधार कहीं ना कहीं सिनोनिमस या कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री बनने वाले हैं। सोचो, सही कहा ना ये, दैट इज अ ट्रू फैक्ट, है ना। तो यहां पे इन्होंने कहा कि इट इज पोटेंशियली गिविंग वोटिंग राइट्स टू द नॉन सिटीजन्स, क्योंकि आधार जो है, मैं आपको बताता हूं, एक फॉरेनर आके इंडिया में रहता है, एक फॉरेनर आके इंडिया में रहता है, सर मेरे को 3 महीने का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ही कैन ऑल्सो मेक आधार इन इंडिया। आधार इज जस्ट अ रेजिडेंट कार्ड। आधार क्या है सर आपके पास में, आपका पता क्या है, आपका फोटो क्या है, जस्ट अ बेसिक रेजिडेंट कार्ड है आधार। इतना सा याद रख सकते हैं, आधार इज जस्ट अ रेजिडेंट कार्ड, इट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि आपको कोई सब्सिडी मिलनी है, जैसे आपको कोई स्कॉलरशिप मिलनी है, जैसे कोई आप बेनिफिशियरी हो, लाभार्थी हो कोई स्कीम के अंतर्गत, है ना, तो यहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए वह है चीज, ना कि आपके नागरिकता से या सिटीजनशिप से रिलेटेड कहीं भी आधार है। यह बात भी क्लियर हो गई सर हमको, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि सर अगर आप वोटर आईडी से, जो कि सिटीजनशिप से और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मताधिकार है आपका, उससे अगर आधार को रिलेट करोगे, क्योंकि आधार तो खाली रेजिडेंशियल प्रूफ है, रेजिडेंशियल प्रूफ है, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, बेसिक आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है ना। तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया सर इन्होंने। फिर इन्होंने एक और यहाँ पे है प्रेमचंद्रन जी, है ना, आरएसपी के जो लीडर हैं, ये कहते हैं लिंकिंग आधार विद द इलेक्शन प्रोसेस विल इन्फ्रिंज द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन। राइट ऑफ प्राइवेसी क्यों? क्योंकि भैया अभी जो आपका नंबर है वो एग्जैक्टली मेरे को पता है, वोटर आईडी क्या है, और सारा का सारा पहले की तरह नहीं, एक सीक्रेट बैलेट में हो रहा है, ठीक है। देवेश, श्रुति, नेहा, यश, ये पहले की तरह तो है नहीं गुरनूर जी कि यह जो काम हो रहा है आपके पास में, ये कैसे हो रहा है, सीक्रेट बैलेट में हो रहा है। यह अभी तो क्या है, पूरा का पूरा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैंने जो बटन दबाया तो वहां पे पता चलेगा, किसी न किसी कहीं ना कहीं मशीन में तो मेरा डेटा रिकॉर्ड होगा कि यह आदमी, इस वोटर आईडी वाला आदमी, पहले इलेक्शन कमीशन नहीं जान सकता था, अब जो UADAI है ना, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद है, जो आधार का पूरा डेटाबेस उसके पास, और वो गवर्नमेंट की संस्था है ना। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब गवर्नमेंट विल ऑल्सो नो कि इस बंदे ने, यह श्रुति ने किसको जो है वोट देके आई है ना, मैंने इसको स्कॉलरशिप दिया, मैंने इसके लिए कॉलेज बनवाया, स्कूल बनवाया, इसने वोट किसको दिया, ऑपोजिशन पार्टी को, चलो टारगेट करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी चली जाएगी कि आपने किसको वोट दिया है। दैट इज सपोज टू बी केप्ट वेरी सीक्रेट, दो पीपल आर वेरी वोकल दीज डेज अबाउट हुज टू वोट, हुम टू वोट और नॉट टू वोट, है ना। देयर इज नन ऑफ द अबोव ऑप्शन एज वेल, है ना, जिसको यहाँ पे आपके पास में ऐसा ऑप्शन भी होता है कि आप यहाँ पे अपना वोट नहीं भी देना चाहते हैं, है ना, जिसको शायद नोटा लिखा जाता है, नन ऑफ द अबव, तो नोटा भी दबा सकते हैं आप लोग वहाँ पे जाकर के, तो आपकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो जाएगी ना। क्योंकि जैसे ही आधार डेटा आया, पहले तो खाली इलेक्शन कमीशन जानता था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट दबा नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के पास स्टेटस होता है सुप्रीम कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर का स्टेटस होता है उनके पास में, चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर्स के पास में, तो उनको गवर्नमेंट दबा नहीं सकती, उनसे जबरदस्ती इंफॉर्मेशन ले सकती। अगर एक स्टेटमेंट दे दिया ना उन्होंने बाहर, तो गवर्नमेंट खलबली मच जाएगी दूसरे दिन पार्लियामेंट के अंदर कि क्या कर रहे हो आप, है ना। तो गवर्नमेंट इज वेरी सिंसियर इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इवन रिटेलिएटिंग और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग, है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। और सर बहुत ही सख्त होता है इलेक्शन कमीशन, तो प्रेसिडेंट पूरा एम्पावर करके रखता है इलेक्शन कमीशन को उसके लिए। पर सर ये UADAI के पास में आपका अगर डेटा चला गया कि देवेश ने किसको वोट दिया है, तो फिर तो कल की तारीख में देवेश टारगेट किया जा सकता है ना, इसको टारगेट किया जा सकता है। आपकी प्राइवेसी खत्म कर दी ना सर इन्होंने। आप जैसे ही वहां पे बटन दबाओगे कि इस आधार कार्ड वाले आदमी ने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया है, ठीक है, तो उस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिकली कहीं ना कहीं डेटा, हर व्यक्ति का एक डेटा जो है, जो इलेक्टोरल चॉइसेस हैं, वह लीक होने वाली है। मतलब वो एक ट्रेंड के रूप में, मेटा डेटा के रूप में कहीं ना कहीं लीक हो, पर सर वो लीक जरूर होने वाला है। और वो कैसे होगा, वी नेवर नो, क्योंकि एक आम आदमी के लिए यह जानना, इतना दिमाग लगाना बेसिक नहीं होता है। पर यह जो चीज़ जिनके लिए बेनिफिशियल है, वो तो इसमें दिमाग लगाएंगे ना, दे विल डेफिनेटली बी हंटिंग इट डाउन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। If this point is clear, this is the time when we move ahead in the class. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। Okay? So Lok Sabha passes bill to link electoral rolls with Aadhaar. Government says
प्रोसेस विल प्योरीफाई द वोटर लिस्ट। कह रहे कि हमको वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करना है, क्योंकि कई वोटर लिस्ट के अंदर बोगस कैंडिडेट भी है। बोगस मतलब समझते हो, जिनको घोस्ट कैंडिडेट भी कहा जाता है। घोस्ट मतलब समझते हो, भूतिया, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते पर उनका खाली वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर दिया गया है। और कई लोग जो एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम है ही नहीं, मतलब एक तरीके से जो है कईयों को एक्सक्लूड कर दिया गलत तरीके से और कईयों को इंक्लूड कर दिया गलत तरीके से, तो वो उन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाएगा, उन दोनों एरर्स को सही किया जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे अमिड द वेसिफेरस प्रोटेस्ट बाय द ऑपोजिशन, लोकसभा पास द बिल ऑफ लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद द आधार इकोसिस्टम विदाउट एनी सब्सटेंशियल डिस्कशन। अपने जो कानून मंत्री हैं उन्होंने यह इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट 2021 बिल पास किया हाउस के अंदर, जहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स को जो हैं पर्सनल आधार कार्ड से हैं। यहाँ पे क्या है, द इलेक्टोरल रोल विद द पर्सनस आधार कार्ड वाज वॉलंटरी बट वेंट टू द कोर्ट अ रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस एंड असर्ट द प्रोसेस वुड बी प्योरीफाई द रोल। द मैनर ऑफ बिल वॉज बेयरली द 2 hour after it was introduced in the Lok Sabha amidst the uproar the led opposition members to accuse the Narendra Modi governance the compromising the authority of पार्लियामेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहे सर बिल लेके आए सपोज यहाँ पे 12 बजे और 2 बजे तक बिल को पास भी कर दिया, या फिर बिल लेके आए 2 बजे और 4 बजे तक बिल को पास भी कर दिया, मतलब जो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए तो वो डिस्कशन किया ही नहीं यहाँ पे। सो डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म्स, even the Congress leader of the House Adhir Ranjan Chaudhary was throwing the bits of the paper towards the well of the house. BJP member Nishikant Dubey alleged that the Congress and Trinamool Congress members were opposing the bill as they relied on the illegal Bangladeshis. कह रहे हैं बीजेपी क्या कह रही है कि यहाँ पे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को टीएमसी कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों बंगाल के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको इन्होंने क्या दे दिया है सर आपके पास में, उनको इन्होंने दे दिया है वोटर कार्ड बना के दे दिया। अब इनको जब आप कनेक्ट करेंगे आधार कार्ड से तो पता चलेगा, क्योंकि इनके वोटर कार्ड में तो ये इंडियन बताए गए हैं पर आधार कार्ड में इनको बताया गया सर ये बांग्लादेशी हैं, इमिग्रेंट है, इनका पूरा का पूरा डेटा जो है वहां पे दिख जाएगा। अब इनको जब यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, जब इनको कनेक्ट करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि भैया ये फर्जी डेटा बनाया हुआ था इनका, तो इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ पे हटाने के लिए कहीं ना कहीं यह काम किया गया है। ठीक है ना। सो काफी सारे एलिगेशन भी लगती है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है ना। सो अपोजिशन द पासेज ऑफ द बिल, यहाँ पे व्हाट इज द टीयरिंग हरी टू पास द बिल, बोले इतनी जल्दबाजी क्यों है बिल को पास करने के लिए, इट शुड बी सेंड टू द स्टैंडिंग कमेटी। अगेन कह रहे हैं कि इस बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा जाए। रेस्पॉन्डिंग टू द लॉ मिनिस्टर सेड दैट द प्रोविजन वर एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन लॉ जस्टिस एंड ऑल्सो गेव द यूनानिमस रिपोर्ट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई, एक सर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है वगैरह वगैरह। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आपका आधार वोटर आईडी से लिंक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रशिया सेंड्स द बॉम्बर्स ऑन द पेट्रोल ओवर द बेलारूस। रशिया ने अपने कुछ फ्लाइंग बॉम्बर्स मतलब उन्हें कुछ फ्लाइट्स को भेजा है। कहाँ पे भेजा सर? बेलारूस के ऊपर पेट्रोल करने के लिए। पेट्रोल का मतलब होता है निरीक्षण करना। ठीक है ना। दिस कम अमिड्स द टेंशन विद द वेस्ट। तो a pair of the nuclear capable Russian long range bombers patrolled the skies over the Belarus on a mission on Saturday intended to underline the close defense ties between the two allies and the tension with the West. The Russian Defense Ministry said Tu-2020 M3 flew 4-hour mission to practice performing a joint task with the Belarusian Air Force and the Air Defense, and the bombers were escorted by the Russian supplies of the Sukhoi 30 jets. Saturday, Russian bombers patrolled the third such mission since the last month. The patrol flights come with the Western concern as the Russian troops build up near the Ukraine. अब यहाँ पे जो है यूक्रेन वाली क्राइसिस आ रही है। यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे देखा होगा आपने तो क्या है, बेलारूस है, और इस साइड में पूरा का पूरा क्या है, रूस है, और इधर क्या था आपका क्रीमियम पेनिनसुला। ये क्रीमिया पेनिनसुला जो है, क्रीमियन पेनिनसुला जो है ऑलरेडी रशिया ले चुका है। अब रशिया जो है इस बेलारूस के साथ में मिलकर के क्या कई सारे एरियल पेट्रोल यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, बॉम्बर्स को लेके जा रहा है, और यूक्रेन की बॉर्डर को चारों तरफ से आर्मी से घेर रहा है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज तो ऑलरेडी परेशान थे ही, और अभी जो है बेलारूस भी उसके अंदर साथ साथ सामने आ गया। बेलारूस जो है नाम में ही रूस है, तो ये कहीं ना कहीं रूस का ही क्या है, विघटित देश है ना। बाल्कनाइजेशन के बाद में बना था, और ये इंपॉर्टेंट अलाई भी है, मिलिट्री अलाई भी है ये। ठीक है। रशिया ने डिनाई किया द प्लान्स फॉर सच वाज अटैक एंड द अर्ज द वेस्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी गवर्नमेंट दैट नेटो एक्सक्लूड द
दिट विल इंक्लूड द नाटोज एक्सपेंशन टू द यूक्रेन एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द अलायंस वेपन देयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका कह रही है कि सर आप बार बार यूक्रेन को चारों तरफ से क्यों घेर रहे हो और ऐसी खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर्स की जो इंपॉर्टेंट जो हैं पेट्रोल क्यों करवा रहे हो आसपास के एरिया में। कह रहे ठीक है मैं नहीं कराऊंगा, पर आप यूक्रेन को नाटो में नहीं मिलाओगे। यू विल नॉट इंक्लूड द यूक्रेन इन द नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन इज द अर्स्टवाइल रशिया का भाग है ना, रशिया का ही पार्ट है ना, 1991 में जो रशिया से अलग हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन है, ये जो यूक्रेन है इसको नेटो में मिला देंगे अमेरिका और यूके और यूरोपियन यूनियन मिल करके, ठीक है ना। तो बेसिकली कहीं न कहीं नेटो पता है ना एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, और इसमें ऐड होने के बाद में अगर यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया है ना, तो सारे के सारे नेटो कंट्रीज को अधिकार होगा कि वो वापस रशिया पे अटैक कर सकते हैं। और रशिया ये नहीं चाहेगा, रशिया चाहेगा कि यूक्रेन को मिलाना है वापस, बट यूक्रेन को मिलाने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज स्लो एंड स्टडी। और इसी के लिए अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट अपनी स्पेशल फोर्सेज है, अपने मिलिट्री वेपन्स है, वो सब यूक्रेन में डिप्लॉय कर रहा है ना। नेटो कंट्रीज यहाँ पे डिप्लॉय कर रही है, और इसी कारण रशिया भी कहीं ना कहीं ये एग्रेशन शो कर रहा है। सम यूक्रेनियन ऑफिशियल्स हैव सेड वॉइस द कंसर्न दैट रशिया में यूज द टेरिटरी ऑफ इट्स अलाई बेलारूस फॉर अटैक Ukraine. The Moscow has strongly supported the Belarus amid the tense standoff last month of the thousands of the migrants gathered on the Belarusian side of the border with Poland in the hope of crossing the Western Europe. तो कहीं न कहीं यूरोप में बहुत टेंशन वाला माहौल है भाई अभी, ठीक है ना। तो विंटर्स भी चल रही हैं, बट यहाँ पे टेंशन वाला माहौल भी बना हुआ है यूरोप में। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं। प्रदीप रावत, इनका नाम लिख लो प्लीज, इनका नाम लिखो सभी लोग, प्रदीप रावत। ही टेक्स ओवर एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू द चाइना, यह चाइना के नेक्स्ट एम्बेसडर बनते हैं। मतलब यहाँ पे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत की तरफ से क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बेसिकली क्या बनने वाले हैं, जो प्रदीप कुमार रावत जो हैं यह हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट हैं, और ये अभी एनवॉय होंगे भारत की तरफ से, राजदूत होंगे कहाँ पे एम्बेसडर होंगे, राजदूत होंगे, एनवॉय होंगे, एक ही शब्द है ये यहाँ पे चाइना के अंदर, याद रख लेंगे। ये मैंडेरियन स्पीकिंग करियर डिप्लोमेट है, नो स्ट्रेंजर टू द बॉर्डर टेंशंस, ठीक है ना। तो रावत एम्बेसडर टू द नेदरलैंड्स, अभी नेदरलैंड्स में ये, ही विल रिप्लेस द विक्रम मिश्री एंड हु completed the course of the 3-year terms in the earlier this month, and the envoy will take charge amid the worst phase in relations since the normalization of the ties in the 1980s. The crisis along the LAC triggered the transgression by the Chinese military starting in the April 2020, as yet unresolved, and the thousands of the troops of the both sides still deployed in the forward areas. Rawat is no stranger to the border tensions, having dealt with the China in the various capacities, including as one of the senior most officials in New Delhi, handling the China policy as joint secretary. तो काफ़ी सारी यहाँ पे ये सारी बातें भी बताई जा रही है सर हमको। ये सारे बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इसको याद रख पाएँ तो दैट विल बी रियली बी वेरी हेल्पफुल एंड रियली बी वेरी इफेक्टिव ऑन द पार्ट, ठीक है दोस्तों। और विद दिस बिंग सेड हम लोग वापस मिल रहे हैं, कितनी बजे वापस मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पे हमारी मीटिंग होने वाली है कुछ ही टाइम में, अराउंड 10:45 को हम वापस मिल रहे हैं अनअकैडमी की एक स्पेशल क्लास के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे चले जाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्रोफाइल मिलेगा, और वहाँ पे 10:45 को स्पेशल क्लास होगी। सभी लोग अटेंड करने आ रहे कि नहीं आ रहे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। और हाँ, जल्दी से प्लस कोर्स को ज्वाइन करो। आज रात को शाम को 9 बजे मैं ये प्लस कोर्स ले रहा हूँ। कल से क्लास शुरू हो चुकी है, इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए जा रहे हैं डेली, और लाइव क्लासेस में आ जाओ। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बहुत ही अच्छा खासा कोर्स मिलने वाला है। कोई भी यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करो, EMI में अपना फॉर्म पे कर पाओगे। अगर पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपके पास में क्या कर पाएंगे, अगर वन टाइम पे नहीं कर सकते EMI में आ जाओ क्रेडिट कार्ड से। अगर क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते तो अनअकैडमी की तरफ से लोन की भी व्यवस्था है, उसमें भी कर सकते हो। विदिस 10 कोड को भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 10% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इससे, ठीक है ना। तो काफ़ी जैसे 6 मंथ्स का फियोनिक्स बैच है हमारे पास में, इसमें ले सकते हो। और अभी आप अनअकैडमी पे जाकर के जगदीश चंद्र जांगिड प्रोफाइल को जाओ, यहाँ पे इसको फॉलो करो, और अपकमिंग यहाँ पे जो है 10:45 AM हमारी क्लास है, इसको फॉलो कर लेना एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। वी विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस, है ना। और सर आज की क्लास के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। 1 ईयर बैच है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं।
काफ़ी स्पेशल इवेंट्स और वीकली टेस्ट आपके होने वाले हैं, उनको भी आप यहाँ पे जरूर एनालाइज करें। और हाँ, एक और बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैंपियनशिप टेस्ट के बारे में बताया गया है। वहाँ पे जाकर के आप विदिश 10 कोड को यूज़ करते हुए 26 को ये चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है 2 बजे दोपहर को, इसको आप यहाँ पे जरूर अटेंड कर ले। प्लीज़ डू अटेंड दिस टेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जो मॉक टेस्ट होगा क्लैट अपकमिंग एग्जाम के लिए, है ना। सो प्लीज़ डू एनरोल इट। क्लैट के जैसा ये एक तरह का साइमुलेशन एग्जाम होगा, आपका फ्री में है। विदिश 10 कोड को यूज़ करके इसको एनरोल कर लो। मेघा, देवेश, यश, प्राची, नेहा, श्रुति, एवरी वन ऑफ यू जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं और जो भी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैंपियनशिप टेस्ट का, प्लीज़ एनरोल कर लो, ठीक है ना। चलो सर, आगे बात करते हैं। और कोई इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप जरूर लिख के बताएं हमको कमेंट के अंदर। वी आर ऑलवेज देयर फॉर आवर स्टूडेंट इन एवरी सिचुएशन, विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू। एंड वो इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली, इनको जरूर अटेंड करना, इसके पीडीएफ भी देने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। विद इस 10 कोड को अप्लाई कर लेना अगर आप नए स्टूडेंट हो स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए। और इस वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू रिपोर्ट द इशू एंड डेफिनेटली विल बी क्लेमिंग द प्राइज ऑन द सेम। दैट्स द बग्स बाउंटी प्रोग्राम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। Please like, share and subscribe this video if you find it useful for your classes and your examination. Thank you class. Jai Hind, Sarvada Shaktishali. See you at 10:40 AM exactly in next 20 minutes.